हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट से, जिसमें सबसे पहले बात आ जाती है कि केमिस्ट्री होता क्या है। तो केमिस्ट्री जो है, जैसे कि यहाँ डेफिनेशन देख सकते हैं, केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। केमिस्ट्री डिफाइंड, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कंपोजिशन के बारे में, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ किस चीज से बना है उसके बारे में, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या गुण है उसके बारे में, एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर, और किस तरीके से वो पदार्थ में आपस में जुड़ा हुआ है उसके बारे में। तो केमिस्ट्री में मेनली वो किस चीज से बना है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफन कॉल्ड द सेंट्रल साइंस। केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस भी कहा जाता है। सेंट्रल साइंस, साइंस में आप जानते हैं तीन चीज होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, पहले मैथ्स के साथ लिखे थे मेरे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स जो है फिजिकल साइंस जिसे कहते हैं, उसमें भी केमिस्ट्री आता है। अगर फिजिक्स में आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी में ही जो कंडक्टर्स होते हैं वो भी एलिमेंट्स होते हैं। कुछ एलिमेंट्स हैं जो कंडक्टर्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो इंसुलेटर है। तो फिजिक्स में भी कोई भी ऑब्जेक्ट लिया जाता है या कोई भी मैग्नेटी है, तो हर एक चीज जो सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सब्सटेंस कोई ना कोई एलिमेंट ही है, और जिसके बारे में हमें केमिस्ट्री में पढ़ना होता है। तो फिजिकल साइंस में भी केमिस्ट्री इंक्लूड है। साथ ही लाइफ साइंस, लाइफ साइंस में भी केमिस्ट्री होता है। लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी, बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री होता है। हम जो जिंदा रहने के लिए जो हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन भी एक तरीके का एलिमेंट है। ठीक है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये सारे केमिकल्स हैं, और हमारे शरीर के कई हिस्से ऐसे हैं जो केमिकल से बने हैं। जैसे हमारी हड्डियां केमिकल से बनी है, डीएनए तक केमिकल से बना है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो भी केमिकल से बना है। तो ये हर एक चीज हमारे शरीर के कई ऐसे पार्ट्स जो केमिकल से बने हैं। और साथ ही शरीर के अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए शरीर के अंदर कई सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिनके बारे में हम लाइफ साइंस से पढ़ते हैं। जैसे प्लांट्स है, तो प्लांट्स अपना फूड, प्लांट्स का फूड ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज किस तरीके से वो बनाती है। फोटोसिंथेसिस इस प्रोसेस को कहा जाता है, वो भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है जो भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसलिए केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस कहा गया है, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री लाइफ साइंस बायोलॉजी में भी। ठीक है, तो मेनली जो डेफिनेशन है केमिस्ट्री का, या तो ये समझ लेते या फिर केमिस्ट्री बोल सकते हैं, केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ एटम्स। एटम्स के लाइफ के बारे में आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, 10 से पहले 5-6 में। दो थिंग्स पाए जाते थे, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स को जो सांस ले सकते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा बायोलॉजी में। जो सांस ले सकते हैं, पौधे हो गए, इंसान हो गए, और भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, अमीबा, फंगी। तो ये सब जो है लिविंग थिंग्स। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है, केमिस्ट्री और फिजिक्स उसी पे बेस्ड है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के लाइफ के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जितने भी पदार्थ हैं, उनका सबसे छोटा से छोटा यूनिट होता है एटम। लिविंग थिंग का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? सेल, जो बायोलॉजी में पढ़ते हैं। नॉन लिविंग थिंग का सबसे छोटा यूनिट होता है एटम, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, और हम जो भी काम करते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग जो काम करते हैं वो फिजिक्स में जाता है, और लिविंग थिंग जो काम करते हैं वो भी फिजिक्स में जाता है। तो लिविंग और नॉन लिविंग को जो बांटा गया, तो लिविंग को बायोलॉजी में दे दिया गया था और नॉन लिविंग को केमिस्ट्री में। और फिजिक्स में दोनों के काम को लिया गया, दोनों के वर्क को, दोनों के एनर्जी को, दोनों के फोर्स को फिजिक्स में। तो केमिस्ट्री में हम मेनली बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एटम्स के लाइफ के बारे में, कि किन किन एटम्स को मिलाने पे कौन सा एलिमेंट बनता है, किस एलिमेंट को मिलाने पे कौन सा मॉलिक्यूल बनता है, किन मॉलिक्यूल्स को मिलाने पे कौन कंपाउंड बनता है, और किस कंपाउंड से कोई भी पदार्थ या मैटर बनाया जाता है, और उस मैटर का क्या इस्तेमाल है,
क्या गुण है उसका, उसका क्या कलर है, हर एक चीज पढ़ते हैं तो वो केमिस्ट्री के अंदर आ जाता है। इसलिए सिंपली हम कह सकते हैं केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ एटम्स, या फिर आप ये भी कह सकते हैं केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल प्रोसेस, तो वो भी हो सकता है। तो समझ में आ गया केमिस्ट्री क्या होता है। हर एक चीज जो भी हमारे आसपास मौजूद है, हर एक चीज केमिस्ट्री है। हम सांस ले रहे हैं वो भी केमिस्ट्री है, वो ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रहा है फिर ऑक्सीजन के साथ, शरीर के अंदर तो ऑक्सीजन जाता है लेकिन बाहर कार्बन के साथ आता है, तो कार्बन हमारे शरीर के अंदर तब वो कार्बन के साथ बाहर आया, तो ये भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन की ऑक्सीजन गया कार्बन डाइऑक्साइड आया। एक आग भी लगती है तो आग लगना भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है, आग बुझना भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, जो भी पदार्थ है, जो भी बना हुआ है, जैसे ये बोर्ड ही हो गया, बोर्ड पर हम इससे लिख रहे हैं तो ये भी इंक जो है इससे भी ये बोर्ड एक केमिकल रिएक्शन कर रहा है। पेंसिल से भी जो आप लिखते हैं, पेंसिल में जो ग्रेफाइट होता है उससे अगर आप लिखते हैं कॉपी पे तो उस पर जो वो छप जाता है वो उस पे कार्बन आ जाता है, कार्बन से बना होता है ग्रेफाइट, तो भी कार्बन। और जब इरेजर से उसको इरेज करते हैं तो इरेजर जो होता है, रबर जो होता है, वो भी कार्बन का बना होता है। तो वो भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है कि पहले तो पेंसिल से कार्बन उस कॉपी पर गया, पहले तो पेंसिल से कार्बन उस कॉपी पर गया, फिर रबर से हम उस रबर जो कि कार्बन का बना हुआ है, हमने रबर से उस कार्बन को रबर से जोड़ दिया, जिस वजह से पेंसिल पर जो कार्बन था वो रबर के साथ आ गया। और पहले पेंसिल पर लिखे थे तो पेंसिल थोड़ा ब्लैक था, अब रबर से इरेज करने के बाद रबर ब्लैक हो गया, क्योंकि वहां पर जो एलिमेंट्स थे वो अब रबर के ऊपर आ चुका है। तो ये भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में मेनली यही चीज है, ये इसी को केमिस्ट्री बोलते हैं। डेफिनेशंस, अब केमिस्ट्री के कई सारे ब्रांचेस हैं, कई चीजें होती है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री खुद एक ब्रांच है साइंस का, केमिस्ट्री में भी कई सारे ब्रांचेस होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसको नोट करना है तो आप लोग कर दीजिएगा। हाँ, तो ये इरेज हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं इसमें केमिस्ट्री के जितने भी ब्रांचेज हैं उनके बारे में। तो केमिस्ट्री के मेनली तीन होते हैं। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, तो जैसे केमिस्ट्री बताई थी सेंट्रल साइंस है, तो केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ भी आएगा, ठीक है। तो जब भी केमिस्ट्री के कुछ भी एलिमेंट्स का फिजिकली रूप से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे केमिस्ट्री के कोई भी एलिमेंट है उसके जो एटम्स हैं, तो एटम एक जगह पे नहीं रहते, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं उसके पार्टिकल्स, तो वो सब उनका मूव में जो वर्क डन है, जिस फोर्स से वो मूव कर रहे हैं, जिस एनर्जी से मूव कर रहे हैं, वो सब फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। और स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में एटम्स आपने पढ़ा होगा, तो एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, इनकी एनर्जी, इनका मास, इनका वर्क डन, हर एक चीज फिजिक्स में आता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री उसे कहते हैं जिसमें किसी भी केमिकल रिएक्शन के हीट, टेम्परेचर, फोर्स, एनर्जी, उसके बारे में पढ़ते हैं। मेनली कह सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं जब, तो वो फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। अगला आ जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये वो टाइप होता है जब वो ब्रांच केमिस्ट्री का जिसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, इनऑर्गेनिक वो कंपाउंड होते हैं, दोज कंपाउंड्स which do not have carbon and hydrogen। ये कह सकते हैं कि ये दोनों साथ में, कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर, जब भी कार्बन हाइड्रोजन साथ में आ गया तो वो इनऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है। हाँ, अलग अलग आ सकते हैं, जैसे कार्बन है तो कार्बन CO2 के साथ आ सकता है, हाइड्रोजन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आ सकता है, तो इस वक्त ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन अगर ये दोनों साथ में आ गए तो एक अगला टाइप आ जाता है हमारा, वो हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। दोज कंपाउंड्स which contains carbon and hydrogen together, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को साथ में रखा जाता है। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन को साथ में रखेंगे तो CH4 मीथेन, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स आ जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री कुछ कंपाउंड पे नहीं, कुछ इसका कुछ फिजिकल मतलब कोई कंपाउंड नहीं होता, जैसे इस दोनों में फिक्स है ऑर्गेनिक के कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए, इनऑर्गेनिक में उस दोनों के साथ के अलावा और कोई भी होना चाहिए। फिजिकल में कोई कंपाउंड फिक्स नहीं, इसमें कोई भी कंपाउंड आ जाएगा, उसका केमिकल रिएक्शन उसका फिजिकल टेक्निक से, जब एलिमेंट्स में फिजिकल टेक्निक से कोई भी काम किया जाता है, जैसे मेटलर्जी हो गया। मेटलर्जी मतलब किसी भी ओर में से पत्थर में कोई भी एलिमेंट जो है वो डायरेक्टली नहीं पाए जाते, वो पत्थरों में पाए जाते हैं, रॉक्स में, जिन्हें हम कहते हैं ओर्स, ठीक है। तो उससे अलग करने का प्रोसेस वो एक फिजिकली प्रोसेस है। तो जब जब केमिकल रिएक्शंस, जब जब केमिस्ट्री में कुछ फिजिकल प्रोसेस की बात आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात आती है, तो वो सब फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें आगे चलते हैं। अगला भी इसके अलावा भी कुछ टाइप्स होते हैं फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अलावा, ये तो तीन मेन है। इसके अलावा एक और होता है जिसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है, नाम से पता चल रहा होगा, बायोकेमिस्ट्री तो जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, इट मींस जो मेडिसिन से रिलेटेड है, हमारे शरीर में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनसे रिलेटेड है। हमारे शरीर के अंदर भी कई सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो हमें तो नॉर्मली दिख रहा है कि वो खाना है, लेकिन उसके अंदर कौन सा विटामिन है, कौन सा प्रोटीन है, कौन कौन से एंजाइम्स हैं, तो वो सब हमारे शरीर में के आने के बाद पता चलते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में कोई भी हमारी चीज हमारे शरीर के अंदर जाती है तो अंदर जाके केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उनके बारे में हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, टर्म्स रिलेटेड टू मेडिसिन, related to medicines or chemical reactions occur in organisms, in living organisms। नहीं, लिविंग नहीं हो सकते, इंसान के मरने के बाद भी केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, तब उसके शरीर के अंदर नहीं, उसके शरीर के बाहर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो ये बायोकेमिस्ट्री हो जाता है, ठीक। अगला एक और आ जाता है जिसे हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री ये जो है, इसमें हम नाम लिखने का काम करते हैं, किसी भी एलिमेंट की या कंपाउंड की आइडेंटिटी को बताते हैं कि वो क्या है, ठीक है। तो जो भी आइडेंटिटी से रिलेटेड है वो हम क्या पढ़ते हैं, इसके आइडेंटिटी ऑफ, वो हम पढ़ते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये तो मेनली 5 हो गए, इसके अलावा भी कई सारे होते हैं, बट मेन जो है यही 5, और 5 में से भी जो मुख्य है वो बस 3 है शुरुआत के, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो इसके बाद आगे चलते हैं इसमें। अब ये तो केमिस्ट्री तो समझ में आ गया क्या होता है, केमिस्ट्री के कितने ब्रांचेज होते हैं। तो जो भी है ब्रांचेज जितने भी है, एटम्स, एलिमेंट्स,
अब हर एक चीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ी चीज को ले लेते हैं, जो हो जाता है पदार्थ, मैटर। अब उसी के अंदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उसी में कंपाउंड्स और एटम्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं मैटर पे कि आखिर मैटर होता है व्हाट इज मैटर। पदार्थ किसे कहते हैं, मैटर क्या होता है? तो मैटर वो होता है जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो कुछ जगह के। A matter has a definite mass, कुछ ना कुछ इसका मास होता है, and it occupy space, और ये कुछ जगह लेगा। ठीक है, जैसे ये मार्करियों में ये भी एक मैटर है क्योंकि इसका कुछ ना कुछ मास है, और जहां भी रखेंगे वो हिस्सा कुछ ना कुछ ये स्पेस लेगा। एक कागज का हल्का सा टुकड़ा भी है, भले अगर उसमें मास नहीं है, माइनस में भी मास है, मास रहता है ये सब, ठीक है, मास है, और कुछ ना जहां पर भी रखा गया कुछ ना कुछ स्पेस वो ले रहा है, तो वो भी एक तरीके का मैटर है। जो इंक है ये भी एक तरीके का मैटर है, भले इसमें मास ना हो लेकिन ये कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा है, तो ये भी एक तरीके का मैटर है। अब मैटर मेनली कुछ चीजों में पाए जाते हैं, जिन अवस्थाओं में ये पाए जाते हैं वो तीन है। तीन अवस्थाओं में पदार्थ पाए जाते हैं, तीन स्टेट्स में मैटर पाए जाते हैं। पहला एक स्टेट हो जाता है सॉलिड, अगला है लिक्विड, और है गैस। पढ़ा होगा आप लोगों ने तीनों के बारे में, सॉलिड लिक्विड गैस, बहुत टाइम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो सॉलिड लिक्विड गैस है, तीन के अलावा और भी होता है, चौथा प्लाज्मा होता है, पांचवा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, जो आइंस्टीन और सत्येंद्रनाथ बोस ने मिलकर एक बनाया था, फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर। और ऐसे कई सारे होते हैं, ना सिर्फ पांच, और भी होते हैं। तो फिलहाल हम मेनली तीन पे जाएंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है, इस पर एक आप जानते हैं क्या होता है, फिर भी थोड़ा सा कुछ चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। सॉलिड जो भी है, एक सॉलिड बना लेते हैं यहाँ पे। सॉलिड में क्या होगा कि सॉलिड जो होता है हार्ड होता है। हार्ड होने का कारण है कि उसके मॉलिक्यूल जो आपस में चिपके हुए होते हैं। तो ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके हुए होते हैं, जिस वजह से वो हार्ड होता है। तो सबसे पहला तो एक सॉलिड में अगर पॉइंट लिखेंगे तो इट इज, सारे सॉलिड्स भी हार्ड नहीं होते, कुछ सॉलिड सॉफ्ट भी होते हैं, हार्ड। इट हैज, इसका शेप फिक्स होता है, इट हैज डिफरेंट शेप, हर सॉलिड का शेप फिक्स होता है। अगर सी मार्कर इसको यहाँ रखेंगे तो भी शेप इसका सिलेंड्रिकल ही होगा, अगर बेंच पे रखेंगे तो भी सिलेंड्रिकल होगा, हवा में रखेंगे तो भी वही शेप होगा, शेप इसका नहीं बदलने वाला। कहीं भी रखा जाए सॉलिड का शेप हमेशा सेम होता है, शेप भी सेम होता है और इसका वॉल्यूम भी सेम होता है, हमेशा हर जगह वॉल्यूम सेम होगा, मास भी सेम होगा। मास और वॉल्यूम सेम है तो उसका डेंसिटी भी सेम होगा। अब लिक्विड पे आता है, तो लिक्विड में क्या होता है कि वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते, वो थोड़े से बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे पानी है तो बह रहा है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े आपस में उतने ज्यादा जुड़े नहीं है, ये थोड़े बिखरे हुए, तो ये लिक्विड्स हो जाते हैं। इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, आप जिस जगह पे डालिएगा वैसा शेप हो जाएगा। ग्लास में डालेंगे ग्लास के शेप का, बाल्टी में डालेंगे बाल्टी के शेप का, कप में डालेंगे कप के शेप का, बेंच पे डालेंगे तो वो आराम से बहते रहेंगे। तो इसका जो शेप है वो फिक्स है, इट हैज नो फिक्स्ड शेप, इसका कोई फिक्स शेप नहीं।
तो फिक्स क्या है इसका, वॉल्यूम फिक्स है, इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम फिक्स है इसका, मास भी फिक्स है, हर जगह मास उतना ही रहेगा, और मास और वॉल्यूम फिक्स है तो डेंसिटी भी फिक्स होगा। अगला गैस में आते हैं, गैस में क्या है, गैस में सॉलिड में एकदम चिपके हुए होते हैं, लिक्विड में थोड़े अलग होते हैं, और गैस में कुछ ज्यादा ही अलग होते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो दूसरा उससे काफी दूर होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर होते हैं। और गैस का कोई भी शेप फिक्स नहीं है, जिस चीज में डालोगे आप उसका वैसा शेप हो जाता है। अगर गैस एक बंद कंटेनर में है तो वो कंटेनर का शेप हो जाता है, सिलेंडर में है तो सिलेंडर का शेप हो जाता है, हर एक जगह बैलून में है तो बैलून के शेप का हो जाता है। गैस गैस का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता, तो इसका भी फिक्स शेप नहीं होता है। इट हैज नो फिक्स्ड शेप, इसका फिक्स शेप, इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। जिस कंटेनर में डालेंगे वो उस कंटेनर का इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अगर कंटेनर 1 लीटर का है तो इसका वॉल्यूम भी 1 लीटर हो जाएगा। नो फिक्स शेप, ना तो शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। फिक्स क्या होता है, इसका मास फिक्स होता है। इट हैज फिक्स्ड मास, इसका मास फिक्स होता है कैसे, ठीक है। सॉलिड में शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, मास और डेंसिटी। लिक्विड में ना शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम होता है, मास होता है और डेंसिटी होता है। गैस में शेप और वॉल्यूम दोनों नहीं होता है लेकिन मास होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला एक और आ जाता है इंटरमोलिक्यूलर, एक वर्ड है इंटरमोलिक्यूलर। अब ये क्या है, तो इंटर मतलब होता है अंदर, मॉलिक्यूलर मतलब होता है अंदर के मॉलिक्यूल्स। तो सॉलिड के जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में, तो सॉलिड के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में बहुत कम दूरी है, बहुत कम दूरी क्योंकि आपस में चिपके हुए लगभग सब। तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, क्या होगा, ज्यादा या कम, आपस में चिपके हुए तो डिस्टेंस जो होगा बहुत ही ज्यादा कम होगा, इज मिनिमम, बहुत कम होता है। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इसमें कम तो होता है लेकिन उतना भी नहीं जितना सॉलिड में था, थोड़ा सा दूर है। तो इसमें हम लिख सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज मैक्सिमम देन या फिर इज मोर देन इन सॉलिड। तो सॉलिड में जैसा था उससे थोड़ा ज्यादा होता है, और गैस में जो डिस्टेंस है काफी ज्यादा है, तो गैस का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हो गया एक प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टीज का सॉलिड के, लिक्विड के, गैस के। तो इसको नोट कर दीजिए एक प्रॉपर्टी, और इसका देख लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब इसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स मतलब आकर्षण बल, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की जो में जो बल लगता है वो होता है फोर्स जो लगता है। तो ये कुछ ज्यादा ही आपस में चिपके हुए, इसका मतलब एक दूसरे पे आकर्षण बल कुछ ज्यादा लगा रहा है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं, जिस वजह से ये आपस में चिपके हुए एक दूसरे को अपनी तरफ तेजी से खींचे हुए हैं। तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा। इसमें अपनी तरफ खींचा तो हुआ है लेकिन इसके मुकाबले कम अपनी तरफ खींचा हुआ है, जिस वजह से ये थोड़ा अलग अलग है। तो इसमें लेस होगा, कम होगा किससे,
लेस देन इन सॉलिड, सॉलिड के मुकाबले कम होगा। और गैस में तो है ही नहीं, तो या तो बोलिए नेग्लिजिबल या फिर मिनिमम। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके मॉलिक्यूल्स के बीच का, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर देख लिया हमने क्या था और कितने स्टेट्स में पाया जाता है। अब अगला आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर जो है पदार्थ, उसको दो भागों में बांटा गया है। अब कोई भी मैटर है तो या तो वो प्योर होगा या फिर इम्प्योर होगा। तो एक जो पार्ट है उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और एक जो है उसे हम कहते हैं मिक्सचर्स। ठीक है, एक मिक्सचर हो गया और एक प्योर। तो मिक्सचर जो है, मिक्सचर मतलब दो या दो से ज्यादा चीजों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो वो मिक्सचर कहलाता है। दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाकर हम कोई भी पदार्थ बनाते हैं तो वो मिक्सचर कहलाता है। और प्योर सब्सटेंस जब एक ही चीज हो, प्योर सब्सटेंस मतलब जैसे अगर पानी को पानी में मिलाएंगे तो भी तो प्योर ही है, तो उस तरीके के सब्सटेंस प्योर हो जाते हैं। जब एक ही सब्सटेंस हो, एक ही तरीके का सब्सटेंस हो, और मिक्सचर में एक से ज्यादा तरीके के होते हैं। तो मिक्सचर को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है होमोजेनस, नाइन्थ में पढ़ा होगा आप लोगों ने, और एक होता है हेट्रोजीनस। होमोजेनस और हेट्रोजीनस। प्योर सब्सटेंस को भी दो भागों में बांटा गया है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड्स। ठीक है, तो मैटर को दो भाग में बांटा गया, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर को दो भाग में बांटा गया, होमोजेनस, हेट्रोजेनस। प्योर सब्सटेंस को दो भाग में बांटा गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब इस सब के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो मैटर हो गया और अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में सबसे पहला जो आ जाता है वो है मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर या मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो व्हिच आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स। मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं, किसी भी रेशियो में हो, 1:2, 2:1, 1:1, किसी भी रेशियो में हो। अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाया गया है जिसे हम कहते हैं कंपोनेंट्स, तो वो मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, मिक्सचर में भी दो तरीके के होते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। अगर दो या दो से ज्यादा चीज को हम मिला रहे हैं और मिलाने के बाद भी वो एक ही फेज में दिखे, वो पहले जैसा ही अगर हमें दिखता है। इन होमोजेनस मिक्सचर द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर, पूरी तरीके से आपस में मिल जाता है, एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रूआउट, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज। होमोजेनस मिक्सचर में जब दो या दो से ज्यादा चीज को आपस में मिलाते हैं तो वो इस तरीके से घुल जाता है कि वो हमें लगता है कि वो दो चीजें नहीं, बस एक ही चीज है, एक ही फेज में है, वो पहले जैसा ही रहता है, कोई भी उसमें चेंजिंग नहीं है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में हम ले सकते हैं सुगर इन वाटर। पानी में अगर चीनी को घुलाया जाए, पानी में अगर चीनी डाल देंगे हम तो भी तो वो पानी जैसा ही दिखेगा, चीनी जैसा तो नहीं बन जाएगा, नहीं बनेगा पानी में अगर हम चीनी डाल दें तो ये होमोजेनस मिक्सचर का एक एग्जांपल हो कि हमें पता नहीं चले कि उसमें चीनी है भी या नहीं। या फिर वाटर इन मिल्क, दूध में आप पानी डाल दीजिए तो भी नहीं पता चलता है, कलर वही है उसका, हाँ हल्का सा पतला हो जाता है लेकिन उतना पता नहीं चलता। ठीक है, तो वो भी होमोजेनस मिक्सचर में आ जाता है। वैसे चीजें जब आपस में मिक्स किया जाए तो पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, इतनी अच्छे से मिक्स होते हैं कि पता नहीं चलता है कि वो एक ही चीज है या फिर उसमें वो एक तरीके का मिक्सचर है। अगर हेट्रोजेनस, तो हेट्रोजेनस क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर, द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। कंपोजिशन जो होगा मिलाने के बाद एक जैसा नहीं रहेगा थ्रू आउट, एंड सब्सटेंस द डिफरेंट फेजेस
एंड समटाइम्स द डिफरेंट फेजेस कैन बी ऑब्जर्व। जब इसमें मिलाया जाता है तो मिलाने के बाद वो एक जैसा नहीं रहता है, वो थोड़ा अलग हो जाता है और कभी कभी हमें पता चल जाता है कि उसमें कौन कौन सी चीजें मिलाई गई। जैसे अगर हम पत्थर मिला दें, स्टोन इन राइस, अगर चावल में पत्थर मिला दिया तो पता चल जाएगा कौन चावल है कौन पत्थर है, साफ दिखेगा। तो ये हेटेरोजेनस मिक्सचर हो जाता है। या फिर पानी में हम मिट्टी मिला दें, बालू सैंड इन वाटर, तो भी पता चलेगा, तो भी पता चल जाएगा। तो हेटेरोजेनस मिक्सचर वो हो जाए तो मिलाने के बाद भी हमें पता चल, अच्छी तरीके से नहीं मिलते आपस में, पता चल जाता है कि हाँ इसमें क्या क्या चीजें थी। ठीक है, तो वो हेटेरोजेनस मिक्सचर हो जाता है। और होमोजेनस मिलाने के बाद अच्छी तरीके से मिल जाता है, तो हमें पता भी नहीं चलता कि उसमें कौन सी चीज मिलाई गई है। तो ये था मिक्सचर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। इसके बाद अगला देखते हैं प्योर सब्सटेंस। तो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में आगे प्योर सब्सटेंस के बारे में। मिक्सचर में तो प्योर सब्सटेंस क्या है? A material containing only one substance is called a pure substance। जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से बनाया गया हो उसे कहा जाता है प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में क्या था, 2 या 2000 चीजों से मिलकर बना, ये बस एक ही चीज से बना है, इसलिए इसे कहते हैं प्योर सब्सटेंस। तो इसमें आ जाते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट का एलिमेंट इज डिफाइंड एज प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। एलिमेंट को प्योर सब्सटेंस कहा गया है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल्स हैं। जैसे एलिमेंट हम कोई भी ले लेते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट, ठीक है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट जो बना है एटम से बना है, लेकिन इसमें जो एटम्स होंगे वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स ही होंगे। एक ही तरीके के एटम से बना है, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, एक ही तरीके के एटम के पार्टिकल से बना है, इसलिए ये प्योर सब्सटेंस। अगर 2 या 2000 तरह के एटम के पार्टिकल से बना होता तो ये प्योर नहीं होता। एक ही तरीके से बना है इसलिए ये प्योर सब्सटेंस है। तो एलिमेंट्स होंगे। डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से एलिमेंट्स को 3 भागों में बांटा गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। जितने भी 118 एलिमेंट्स अभी तक पाए गए हैं, टोटल 118 एलिमेंट है। 118 में से मेटल्स जो है वो 91 है, नॉन मेटल्स 20 है और मेटलॉइड्स 7 है। ठीक है, 118 में ये कुल है। और इसमें भी कुछ मेटल नॉन मेटल में कुछ ऐसे हैं जिनका अभी तक टाइम से क्लियर नहीं हो पाया कि वो मेटल ही होंगे या वो नॉन मेटल ही होंगे। लास्ट वाले 7th पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 110 के बाद होंगे। तो एलिमेंट्स ये हो गए। अगला आ जाता है कंपाउंड। A compound is a pure substance containing 2 or more than 2 elements combined together in a fixed ratio। कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है लेकिन इसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट पाए जाते हैं और वो भी अलग अलग एलिमेंट, एक ही जैसे एलिमेंट नहीं, अलग अलग एलिमेंट। जैसे कैल्शियम और ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट है कैल्शियम और ऑक्सीजन, ये दोनों पाए जाते हैं लेकिन फिर भी ये प्योर सब्सटेंस है। क्यों? दोनों अलग अलग है तब तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इन ए फिक्स्ड रेशियो व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। ये प्योर इसलिए है क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड में से कैल्शियम और ऑक्सीजन को हम साधारण तरीके से नहीं हटा सकते। कैल्शियम और ऑक्सीजन को हम डायरेक्ट नहीं हटा सकते। जैसे H2O हो गया वाटर, पानी, अब पानी में से हम ऑक्सीजन हटाएंगे, ऐसे नॉर्मली पानी में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो नहीं हटा सकते ना। कोई भी फिजिकल मेथड से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं किया जा सकता। अलग करने के लिए केमिकल मेथड से, तो इसलिए जब इसको अलग नहीं किया जा सकता है, इस वजह से ये एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा केमिस्ट्री क्या होता है, कितने तरीके के केमिस्ट्री के कितने ब्रांचेज हैं, मैटर के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। अगले क्लास में हम जानेंगे मैटर के प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और कुछ डिफिनेशंस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।